नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं खबरों से। सीएम मनोहर लाल 1 मई को सोनीपत में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे, जहां सीएम मनोहर लाल गांव नहारा में तालाबों के कायाकल्प कार्य का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि ये जानकारी राई से बीजेपी विधायक मोहनलाल कौशिक ने दी और उन्होंने खुद गांव में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको ये भी बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला में सरकार ने गांव में बने जोहाड़ों को पुनर्जीवित करने के लिए अमृत सरोवर योजना तैयार की है, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलने के साथ साथ गांव की पुरानी संस्कृति का हिस्सा रहे जोहड़ों को अलग पहचान मिलेगी। जल संरक्षक को लेके इसका सरोवर का उद्घाटन यहाँ से पूरे हरियाणा प्रदेश का प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 1 तारीख को यहाँ से करेंगे। और ये अमृत सरोवर जो योजना लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, उसकी शुरुआत पूरे हरियाणा प्रदेश की यहाँ से मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी करेंगे। और एक बहुत ही अच्छा, जिस सरोवर की धार्मिक मान्यता है, जिस प्रकार से हमारे दहिया चौबीसी के अंदर थी। हम खुशकिस्मत समझते हैं कि आज हमारे गांव में हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जो बगैर एक राजनीतिक प्रोग्राम के और बगैर किसी चुनावी सभा के इस गांव का इतिहास पुराना उजागर करने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए, उसको हरियाणा के पटल पर जो है एक बहुत बढ़िया स्थान देने के लिए और मान्यताओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे गांव में आ रहे हैं। इसके लिए मेरे गांव में पूरे 36 बिरादरी के लोग बड़े उत्साह से उनका स्वागत करेंगे। अनिल विज ने पंजाब के पटियाला में खालिस्तानी और शिव सैनिकों के बीच हुए टकराव के बाद बनी स्थिति पर बयान दिया है। अनिल विज ने कहा कि हमने पहले भी कहा था कि बॉर्डर से लगे राज्य में आम आदमी की सरकार घातक साबित होगी और कल के दंगे के बाद ऐसी ही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं करनाल में दलित बच्चों को स्कूल जाने से रोके जाने पर भी अनिल विज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चों को स्कूल जाने से नहीं रोक सकता है। सभी जाति धर्म संप्रदाय के बच्चों का शिक्षा पर समान अधिकार है। बहुत चिंताजनक। हमने पहले भी कहा था कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट में आम आदमी पार्टी का आना देश के हित में नहीं है, क्योंकि इनका चरित्र और प्रश्न चिन्ह है कि ये कुछ लोगों के साथ मिले हुए हैं और उसके नतीजे निकलने सामने आ गए। लोग सड़कों पर हथियार लेके आपस में लड़ने लग गए। बहुत खतरनाक है। लोगों को शांति रखनी चाहिए, केंद्र सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। हम अपने देश में इस प्रकार की गतिविधियां बिल्कुल नहीं होने देंगे। जो पार्टी ये कहती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लेके उत्तर प्रदेश में कूदती है और शीर्ष नेतृत्व कूदता है और 50% सीटें देने की बात करता है, वो हरियाणा में कुमारी शैलजा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब चाहे उनकी जाति की वजह से, चाहे उनके महिला होने की वजह से उनको बर्दाश्त नहीं कर सके, तो ये बहुत किसी बच्चे को किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भाषा का हो, किसी क्षेत्र का हो, कोई रोक नहीं सकता। हम सबको भारतीय मानते हैं और हर भारतीय का इस देश की सारी जो संपत्तियां हैं उन पर पूरा अधिकार है।
झज्जर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बिजली समस्या को लेकर बयान देते हुए कहा कि ये समस्या हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में चल रही है। केंद्र सरकार इस समस्या के समाधान के लिए दिन रात लगी हुई है। साथ ही कहा कि कोयले की समस्या के कारण ये समस्या पैदा हो रही है, लेकिन जल्द ही इस समस्या को दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी अभी भी कायम है और जहां तक भूपेंद्र हुड्डा की ओर से हरियाणा में सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है वो केवल एक सपना मात्र है। देश के कई राज्यों में संकट है, कोयले की दिक्कत है, सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। 500 मेगावाट का एक कल हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो है अन्य राज्यों से लेने का जो है वो किया है, उपक्रम किया है और आगे कैसे लगे बिजली की कमी नहीं हो इसके लिए सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। और ये हरियाणा के साथ साथ अन्य राज्यों की किस प्रकार की कठिनाई है, केंद्र सरकार भी लगी है कि किस प्रकार से इस आपत्ति को पूरा किया जा सके, इस गैप को रहते हैं। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्या उनको शुभकामना है, लेकिन उनके साथ 4 और लगा दिए। अगर पार्टी में अनुशासन हो, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का प्रभाव हो तो एक ही अध्यक्ष बहुत होता है। 4 अध्यक्ष होने मतलब अध्यक्ष और उनके साथ जो है कार्यकारी अध्यक्ष लगाने का मतलब है गुटबाजी अभी झोंकी त्यों है। ऐसा ही प्रयोग पंजाब में हुआ था और गुरुग्राम में बिजली की कटौती से लोग काफी परेशान हैं। बिजली के घोषित कट से चलते लोगों को तो भारी परेशानी उठानी ही पड़ रही है, लेकिन साथ ही इस बीच उद्योग को भी झटका लग रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली की किल्लत को लेकर केंद्रीय बिजली मंत्री से मुलाकात की थी, तो वहीं विभागीय अधिकारी भी आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही बिजली के कट कम हो जाएंगे। एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ बिजली के अघोषित कट ने लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं। तो गुरुग्राम में बिजली गुल होने से लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में अधिकारी भी लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही बिजली के कट जो है वो कम हो जाएंगे। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र पे जो बिजली पावर कट का शेड्यूल बना है बिल्कुल गलत है। इससे उद्योग पूरी तरह प्रभावित हो जाएंगे। 8-8, 10-10 घंटे लेबरों को लेकर हम कहाँ जाए, जो प्रोडक्शन है वो भी नहीं दे पाएंगे। ऊपर से लेबर का वो लेबर खाली बैठी रहेगी, लेबर की दिहाड़ी मजदूरी कहाँ से निकलेगी। सरकार ये बिल्कुल गलत कर रही है और जो सरकार 24 घंटे का बिजली का दावा करे बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है। गाँव जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इंडस्ट्रीज में जहाँ सरकार कहती है कि हम स्टार्टअप को हम एनकरेज कर रहे हैं, जहाँ नई नई इंडस्ट्रीज को एनकरेज कर रहे हैं, तो वहाँ बिजली कट के बिना तो अगर बिजली कट होगा तो कैसे इंडस्ट्रीज ग्रो कर पाएंगे। रतिया में बिजली और पानी की समस्या को लेकर लोगों में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बीते 10 दिनों से शहर के वार्ड 3 और 4 में पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, जिसे लेकर लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया और विभाग के अधिकारियों पर कई अनदेखी के आरोप लगाए और चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो विभाग के कार्यालय के आगे मटका तोड़ प्रदर्शन करेंगे। वह इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। तो रतिया में लोग बिजली और पानी की समस्या से काफी परेशान हैं, जिसे लेकर के लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग के बाहर प्रदर्शन भी किया और साथ ही साथ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है। यहाँ पानी काफी 10 दिन इतने परेशान हुए, पानी की एक बूंद तक किसी के घर में पानी है और जे के साहब 10 बार जा चुके हैं। जे साहब ये कह रहे हैं कि पानी की समस्या का हल हो जाएगा और पीछे मोटर का इंतजाम कर देगा। मंगवाई मशीन कहते कभी सोनीपत से आ रही है, कभी कहाँ से आ रही है, अभी तक मशीन का इंतजाम नहीं हुआ। सरकार का दोबारा निकले पे बिजली है नहीं, पानी है नहीं, लोग मरदे करते रहे। अज तक नौजवान सुइसाइड कर रहे हैं। ਉਹਦਾ कारण की बेरोजगारी बढ़ गई है, पानी नहीं, बिजली नहीं, समस्या हल नहीं होती, सरकार सुती पई है। पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है। हम 10 दिन हो गए रोज़ जा भी रहे हैं वाटर बस, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बस एक ही कह देते हैं अब जे हिसाब से मिलते हैं, पीछे मोटर मंगवा रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम तो फिर खड़े हैं यहाँ पे और मटका तोड़ प्रदर्शन भी करेंगे। हरियाणा के किसानों को सरकार ने सौगात दी थी कि इस बार वे अपने खेतों में देसी कपास की खेती करें और उन्हें सरकार 3000 रुपए प्रति एकड़ देगी, लेकिन शहर की खाद की दुकान से बीज ही गायब हो चुका है। मजबूरन किसानों को
बीटी कॉटन की खेती करनी पड़ेगी और किसान कई वर्षों के बाद खाद बीज की दुकान पर देसी कपास का बीज मांग रहे हैं। बीज भंडार के मालिक सतपाल के अनुसार सरकार की घोषणा के बाद बीज बिक गया। हालांकि किसान बीज से वंचित भी रहे हैं, लेकिन उन्हें भी बीज मिल जाएगा। वही आपको बता दें, कृषि विभाग के उपनिदेशक आत्माराम गोधरा ने कहा कि कंपनी से बात चल रही है, जल्द ही देसी बीज फिर से बाजार में आएगा। तो भिवानी में बाजार से कपास का बीज गायब है, ऐसे में किसानों को काफी परेशानी हो रही। तो वही कृषि विभाग ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही बाजारों में बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। देशी कपास हुआ रही है, कोई बीज तो नहीं मिल रहा है। हमको 1 महीना हुआ है चक्कर काटते हुए, हम तो हिसार तक भी जाके आए हैं। अगर सरकार बढ़ावा दे रही है तो उसके प्रबंध करना चाहिए ना, पहले इसको बीज इकट्ठा करना चाहिए, बाद में उनको करना चाहिए। क्या है जी, बीज लेने और देसी बाड़ी का बीज नहीं मिल रहा, और हरियाणा सरकार का रही है देसी बाड़ी, वो बीज का प्रावधान नहीं है। 15 दिन लेट हो रहे हैं पहले ही, और फिर क्या करें, प्रॉब्लम तो ये है। बीज का ऐसे है कि बीटी के एरिया पिछले 4-5 साल से हमारा लगभग 99.9% एरिया बीटी का ही होता है, देसी कपास का एरिया ही नहीं रहा। और इसलिए क्या बीज बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उन्होंने बीज उसी हिसाब से बनाते हैं जैसे एरिया है, तो उन्होंने बीज का उत्पादन बहुत ही कम किया है। परंतु अब सरकार ने अभी योजना चला दी, अभी 1 महीने पहले अनाउंस कर दिया सीएम साहब ने और माननीय हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने कि जो किसान देसी कपास बोएगा उसको 3000 रुपये एकड़ का किसान को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब एट ए टाइम बीज तो पैदा नहीं होता, पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस किसान भाई ने जहां जरूरत हो देसी कपास की बिजाई करनी है, तो उसको हम बाहर से बीज उपलब्ध करवा रहे हैं, राजस्थान से ला रहे हैं, दूसरे जिलों से मंगवा रहे हैं, और हम कमी नहीं आने देंगे बीज की। खबर फरीदाबाद से है, जहां जिले में कोर्ट परिसर की 6ठी मंजिल से कूदकर एक युवक ने अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि मृतक तारीख पर आया हुआ था, तभी युवक ने मौका देखकर 6ठी मंजिल से छलांग लगा दी। वही हादसे के पीछे का क्या कारण रहा, यह अभी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल मृतक के शव को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भिजवाया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो फरीदाबाद में कोर्ट परिसर से एक युवक ने 6ठी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। तो यह पूरा मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है और युवक के शव को भी सिविल अस्पताल में भिजवा दिया गया है। तो फरीदाबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कोर्ट परिसर में एक युवक ने 6ठी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। तो वही पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और साथ ही पुलिस ने मृतक युवक का शव भी सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है। पानीपत की ज्योति कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई जब खड़े ट्रक के डाले में 35 वर्षीय युवक का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। आपको बता दें कि युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है। तो पानीपत में का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक का शव डाले से लटका मिला। तो वही आपको बता दें कि जिसके बाद परिजनों को सूचित किया तो परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अड्डे के पास किसी ने अपना आईसर ट्रक होता है, उसमें किसी ने फांसी ले लिया है। मौके पे पहुंचे, हमने मौके पे एफएसएल टीम बुला ली। अभी हम इसको मोर्चरी हाउस लेके गए हैं। अभी डॉक्टर की टीम गठित होगी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरे पे इसका कल फोन आया किसी फोन पे, इसने कहा मैं कहीं गलत जगह फंसा, मुझे तेरी मदद चाहिए।
मैंने कहा भाई तू दारू पी रखी होगी, तुम फ़ोन काट और मेरे से फ़ोन ना करे। मैंने फिर 15-20 मिनट के बाद फिर मैंने सोचा इसकी बात तो पूछ कौन है, कैसा है। उसके बाद उसने कहा मैं शराब का काम करता हूँ, 2 नंबर का खुदरे का काम है और मेरे से फालतू बात ना करे। इसका फ़ोन 4000 रुपये में किसी को दे रखा है, तो ये कह रहा मेरे बाद बार फ़ोन ना करे, मैं कुछ कर। चरखी दादरी मार्ग पर रात करीब 9:30 बजे बरानी मोड़ के पास एक कंटेनर ने ओवरटेक करते समय एक कार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से कार से टकरा गई। आपको बता दें कि जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताया जा रहा है। घायलों को राहगीरों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि सभी युवक जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के बाद वापस आ रहे थे, तभी बरानी मोड़ के पास एक कंटेनर ने साइड दबा दी, जिससे उनकी कार का संतुलन बिगड़ गया और कार सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। वहीं इस पूरे हादसे में एक की मौत और 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2-3 लड़के थे जो घायल हुए हैं। जो रात को एक दाखिल कराते समय एक्सपायर हो गया था, एक पीजीआई में रोहतक में इलाज चल रहा है, उसका बयान लेकर उस पर पर्चा दर्ज कर। खबर अंबाला से है, जहां शिक्षा का मुद्दा अब जोर पकड़ता जा रहा है। सरकार ने 134 एक्ट को खत्म कर दिया, जिससे विद्यार्थियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी अध्यापकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में आवश्यक वस्तुओं के अभाव के कारण विद्यार्थी सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूलों में जाना चाहते हैं, जिससे सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की कमी हो रही है। वहीं इसके लिए अंबाला के जिला शिक्षा सदन में सरकारी अध्यापकों ने अपना ज्ञापन सौंपा है। तो अंबाला में नियम 134A पर अब मामला गर्माता जा रहा है, जहां विद्यार्थियों को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ अब अध्यापकों को भी परेशानी होने लगी है। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद जिला शिक्षा सदन में ज्ञापन सौंपा गया है। आज हमने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को सम्माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है, और यह मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आज हरियाणा सरकार ने जो मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए हैं उसमें प्रति बच्चा 500 से लेकर 700 रुपये फीस चार्ज की जा रही है, और दूसरी तरफ RTE एक्ट में हरियाणा सरकार कह रही है कि हम प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ेंगे उनकी फीस रिबर्समेंट कर देंगे। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हरियाणा सरकार जो है अपने ही गवर्नमेंट स्कूलों को फेल करना चाहती है, क्योंकि सरकार जो पैसा प्राइवेट स्कूलों को फीस के रूप में देना चाहती है उसके बदले सरकारी स्कूलों में बच्चों को किताबें उपलब्ध करवाई जाएं, अध्यापक उपलब्ध कराए जाएं, ताकि बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ना जाना पड़े। इसीलिए आज हमने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है कि यह दोहरी नीति को छोड़कर सरकारी स्कूलों की डेवलपमेंट के लिए सरकार महत्वपूर्ण कार्य करे, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा ना दे। तो सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं कि पिछले 2 सालों से किताबें नहीं आई गवर्नमेंट स्कूलों में, वह जल्दी से जल्दी किताबें उपलब्ध कराए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।